वही बताता हूँ ना, रेफरेंस लोग वहाँ ढूंढते हैं जहाँ उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही हो। किसी गरीब की सहूलत छिन जाती है, आपको मिल जाती है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर ज्यादातर लोग जो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको महीनों टाइम मिल रहा होता है। तो अब आपने अपना मरीज अंदर दाखिल करवा लिया है, तो किसी एक को वो निकाल देगा और आपके मरीज को डाल लेगा। डॉक्टर्स को डाकू कहा जाता है, एक माफिया कहा जाता है, इवन कि वो पे भी कर रहे होते हैं। कि पाकिस्तान में कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें डाकू नहीं है? अगर आप अब मुझसे लास्ट पूछें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हमें अपने मरीजों को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छी उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड अभी आ गया है, पहले मरीजों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता था। जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाएं, उसको 6 महीने बाद, साल बाद रिव्यू करें। और वो फिर सर रेफरेंस ढूंढ रहे होते हैं। मैं वही बताता हूँ ना, रेफरेंस बेसिकली लोग क्यों ढूंढते हैं? रेफरेंस लोग वहाँ ढूंढते हैं जहाँ उनको फैसिलिटी नहीं मिल रही होती। एक दफ़ा मैंने इस पे कॉलम भी लिखा था, जब आपका याद रखें, जब आप कोई सिफारिश करवाते हैं, मैं जब अपनी ट्रेनिंग में था FCPS में, तो मैं ऑपरेशन थिएटर लिस्ट इंचार्ज था। एक लिस्ट बनती है जिसमें रजिस्टर पे टाइम लिखा होता है और मरीजों को टाइम मिल रहा होता है। मेरे पास एक दफ़ा एक साहब आए, उन्होंने आके मुझे कहा, जी डॉक्टर साहब आप हमें टाइम दें। अब मैंने उनके सामने रजिस्टर रख दिया। मैंने कहा जी 3 महीने बाद का टाइम था। मैंने कहा जी आप इसमें रजिस्टर में किसी का नाम काट दें, अपना लिख लें, सिंपल इज़ दैट। जब डॉक्टर आपको किसी सिफारिश की वजह से, किसी रेफरेंस की वजह से कोई सहूलत देता है, तो ऐसा नहीं है कि सहूलियात उसके पास एक डब्बे में पड़ी होती हैं और वो उसमें से निकाल के आपको देता है। वो किसी एक की सहूलत छीन के आपको देता है। किसी गरीब की सहूलत छीन जाती है, आपको मिल जाती है। वो मैनेज क्यों करता है? क्योंकि आप उसको मैनेज कर लेते हैं। अब आप अगर मुझे मेरे भाई से, वालिद से, वालदा से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, आप अब कल मुझे फ़ोन करेंगे, जाहिर है किसी अफसर से, किसी MS से, प्रिंसिपल से जब आप फ़ोन करवाते हैं, तो डॉक्टर्स भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, सोशल सेटअप का हिस्सा है, वो उनको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन इसमें किसी गरीब का हक मारा जाता है। याद रखें, जब आप किसी को फ़ोन करवाते हैं तो वो नर्स, वो डॉक्टर, वो किसी गरीब को छोड़ के आपके मरीज़ को देखता है। सही। ऐसा नहीं है कि उसके पास वो बिल्कुल बैठ के लूडो खेल रहे होते हैं और फिर वो आके आपके फ़ोन करने से आपके मरीज़ को देखते हैं। अस्पतालों में आप देखिए कितना रश होता है अस्पतालों के अंदर। लाहौर में जेल रोड के एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वहाँ पर ज़्यादातर लोग जो अप्रोच करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनको महीनों टाइम मिल रहा होता है। फिर वो जब उनकी रेफरेंस की वो लड़ता है तो फिर उनका वो, मैंने आपको वजह बता दी ना कि रेफरेंस से क्या होता है, आप किसी और का हक मार लेते हैं, अपना पेशेंट मैनेज करवा लेते हैं। ठीक है, 2 महीने 3 महीने टाइम को हमारे मुल्क में बहुत बड़ा कोई दब्बा समझा जाता है और ऐसे समझा जाता है कि जैसे जनाब हमारी तो ईगो पे बहुत बड़ा बोझ आ गया। अब हर्निया है, लेट्स सपोज, या एक मरीज़ को कोई प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें होती हैं जो एमरजेंसी हैं, कुछ चीज़ें जो एमरजेंसी नहीं है। हर्निया आपके घर में आपके रिश्तेदार को 2 साल से होता है, 2 साल तो आप उसको लेके बैठे रहते हैं, आपको कोई जल्दी नहीं होती। जिस दिन आप अस्पताल में जाते हैं आपको 2 महीने का टाइम मिलता है, आपको जल्दी शुरू हो जाती है कि अब मुझे फौरी ऑपरेट करवाना चाहिए। UK में, अमेरिका में, आपको पता है UK में जो वेटिंग लिस्ट है वो 3-3 महीने तक है। वहाँ भी वेटिंग लिस्ट 3 महीने है, वो कोई ऐसा नहीं है। अब हम लोग सिर्फ ये करते हैं कि अपने मुल्क की नेगेटिव चीज़ें पोर्ट्रे करते हैं। अपने मुल्क में हमने बेसब्री को प्रमोट किया हुआ है और डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते और सिफारिशें ढूंढ लेते हैं और फिर समझते हैं जब सिफारिश से कोई चीज़ मिल जाती है कि देखें जी ये तो अब मिल गई है, तो अब कहाँ से आई है? अब वो इसी तरह आई है कि किसी एक का हक मारा गया तो आपको मिल गई है। अब एक डॉक्टर है, वो एक दिन में सपोज 3 ऑपरेशन उसने करने हैं, 1 घंटे का 1.5 घंटे का ऑपरेशन है, फिर मरीज को बाहर जाने में, थिएटर के अंदर जाने में आधा पौना घंटा लगता है। इस सारे टाइम में 8 से 2 बजे तक मैक्सिमम आप 3 या 4 ऑपरेट करते हैं एक डॉक्टर। तो अब आपने अपना मरीज अंदर दाखिल करवा लिया है, तो किसी एक को वो निकाल देगा और आपके मरीज को डाल लेगा, सिंपल। तो इसीलिए बेचारे पेशेंट सफ़र भी करते हैं और पेशेंट मैनेज भी होते हैं और वो सिफारिशों से भी मैनेज हो रहे होते हैं। दूसरा जो आपने पूछा था, मैंने आपको शुरू में कहा कि ये जो झगड़े हो रहे होते हैं, बहुत बड़ा रोल मैं समझता हूँ कि हम डॉक्टर्स को इसमें प्ले करना चाहिए। और वो किस तरह? अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स से। राइट। बहुत दफ़ा जो मसला आता है वो इसलिए आता है कि डॉक्टर काम तो कर रहे होते हैं लेकिन पेशेंट को आगाह नहीं कर रहे होते। राइट। मरीज़ जाता है, एमरजेंसी में लैंड करता है, उसको प्रॉपर से देख लिया जाता है, लेकिन वो डॉक्टर, हमारे जो जूनियर डॉक्टर हैं, हमारे कोलीग हैं, वो पेशेंट को एक्सप्लेन नहीं करते। उससे फिर झगड़ा शुरू होता है। राइट। वहाँ से ये फसादात शुरू होते हैं। यकीनन आप 100% तो ये वजह नहीं है, लेकिन बहुत दफ़ा ये वजह सर, ये गवर्नमेंट में तो है, लेकिन प्राइवेट में भी हमें ये बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। डॉक्टर्स को डाकू कहा जाता है, एक माफिया कहा जाता है, इवन कि वो पे भी कर रहे होते हैं, फिर भी उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह करना चाहिए।
गवर्नमेंट देखिए- में तो चलो हम कॉमन देख रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में भी ये अब बढ़ता हुआ रुझान नजर आ रहा है। मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में कौन सा प्रोफेशन ऐसा है जिसमें डाकू नहीं है? मुझे बताएं आप। डॉक्टर्स को तो जिसमें मसीहा नहीं, समझ मैं आपको बताता हूँ, जिसमें चोर नहीं है, जिसमें करप्ट नहीं है, जिसमें बदमाश नहीं है, हर प्रोफेशन में है। अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि पूरी सोसाइटी जो है वो एक तरह है और उसमें डॉक्टर का एक प्रोफेशन जो है वो बिल्कुल नेक मुत्तकी परहेजगार मुक़द्दस। लोगों पे उठेगा। ऐसा नहीं हो सकता। जो आप हैं वही आपके डॉक्टर हैं। उनमें अच्छे भी हैं, उनमें बुरे भी हैं, उनमें नेक भी हैं, उनमें बद भी हैं। मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ कि मैं आपको कहूँ सब डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। प्राइवेट अस्पताल बहुत अच्छे भी हैं, बहुत बुरे भी हैं। बाज़ में बहुत अच्छा ट्रीट हो रहा है, बाज़ में लूट मार भी हो रही है। बेशुमार जगहों पे जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी डाले जा रहे हैं। बेशुमार जगहों पे पेशेंट का वो प्रोसीजर नहीं होना चाहिए वो हो रहा है। बेशुमार जगहों पे मरीजों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सिर्फ ये होता है कि हमने बाज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करना होता है। उनमें डॉक्टर्स हैं एक, और लोग ये समझते हैं यकीनन जिम्मेदारी तो ज़्यादा है। मसलन मैं अब आपको एक मिसाल देता हूँ। हम एक जगह बैठे हुए थे और एक फैमिली गैदरिंग की थी ऐसे ही, तो वहाँ एक साहब ने यही टॉपिक छेड़ दिया कि जी डॉक्टर तो डाकू होते हैं, प्राइवेट जो है सर्जन जो हैं वो इतने पैसे लेते हैं, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपका क्या प्रोफेशन है? कहते जी मेरा दूध का कारोबार है। अच्छा। अब मैंने कहा जी मेरा तो आपसे ये सवाल भी नहीं बनता कि मैं आपसे पूछूं कि आप खालिस दूध बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि इस सवाल पे ही आप गुस्सा कर जाएंगे। तो अगर आप अपने कारोबार में दो नंबरियां कर रहे हैं तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके मुल्क में आपके भाई बेटे बेटियां जो बाकी प्रोफेशन से रिलेटेड हैं वो बिल्कुल मुत्तकी हो जाएंगे। लिहाजा ये सारा पूरी आपका एक सोशल फैब्रिक होता है कौम का, वो हर प्रोफेशन में आपको नज़र आता है। हाँ, अगर आप अब मुझसे लास्ट पूछें तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हमें अपने मरीज़ों को अच्छे से देखना चाहिए, अच्छी उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। कभी कोई ऐसा ऑपरेट नहीं करना चाहिए जो मरीज़ का नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रोसीजर नहीं करना चाहिए जो बनता नहीं है, ऐसे लैब टेस्ट नहीं करने चाहिए जो जिसकी उनको ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी लैब को प्रमोट करने के लिए, अपनी फार्मास्यूटिकल को प्रमोट करने के लिए, अपनी फार्मेसी को चलाने के लिए ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन मैंने आपको शुरू में बता दिया, बुराइयां हर जगह हैं, डॉक्टरों में भी हैं और अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयां भी हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे अभी पाकिस्तान में हेल्थ कार्ड अभी आ गया है, पहले मरीज़ों को उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता था, लेकिन अब ये जल्दी फैसिलिटेट भी कर दिया जाता है। इसके पीछे लोग ये भी हमें सुनने को मिलता है जी डॉक्टर्स अपने फ़ायदे के लिए या कमीशन के लिए कर रहा है। तो थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि सेहत कार्ड के हवाले से क्या आप राय रखते हैं? बहुत अच्छा ये एक प्रोजेक्ट है और कोई भी गवर्नमेंट इसको शुरू करे, मैं समझता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हो जब वो स्टार्ट में आता है तो उसकी जब प्रैक्टिकल फेज़ आती है फिर उसके मसाइल ज़ाहिर होते हैं। आमतौर पे जब आप एक चीज़ सोचते हैं तो जब तक आप उसकी प्रैक्टिकल फेज़ में नहीं जाते आपको नहीं पता होता कि उसके मसाइल क्या आएंगे। इसी तरह हेल्थ कार्ड है, ये शुरू हो गया, ये चल गया, अब इसके मसाइल ज़ाहिर होना शुरू हुए हैं कि इसके अंदर मसाइल क्या हो सकते हैं। इनिशियली तो लोगों ने बड़ा इसको प्रमोट, मैं वही आपको कह रहा हूँ ना। फिर उन मसाइल को अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये होता है कि एक प्रोजेक्ट जब बन जाता है तो साल बाद 2 साल बाद उसका रिव्यू नहीं होता। अब जैसे एक मुफ्त आटा मिलना शुरू हुआ जो करंट गवर्नमेंट थी उसमें, लेकिन आप देखें कि उसमें ऐसे ऐसे लोगों ने भी आटा लिया जिनको बिल्कुल जो डिज़र्व नहीं करते थे, जो मुस्तहिक नहीं थे। फिर लोग मुफ्त आटा लेके बेचना शुरू हो गए, लोग दिन में 3-3 4-4 थैले लेना शुरू हो गए, वहाँ पे झगड़े होना शुरू हो गए। लेकिन बाद में वो चीज़ स्ट्रीमलाइन हो जाती है। जब भी आप एक प्रोजेक्ट बनाएं उसको 6 महीने बाद, साल बाद रिव्यू करें। अब क्या हो रहा है कि जहाँ फैसिलिटी मुफ्त होती है, मैं ज़ाती तौर पे किसी भी फैसिलिटी के 100% मुफ्त के हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि जब वो मुफ्त होती है तब ये मसाइल शुरू होते हैं। मसलन आप कहीं भी कोई फैसिलिटी, इसकी कुछ फ़ीस होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस आप इसकी 50 रुपये भी रख दें ना। अब जैसे हमारे सरकारी अस्पतालों की पर्ची फ़ीस कुछ नहीं है, 1 रुपया पर्ची फ़ीस है। मैं समझता हूँ तो सरकारी अस्पतालों की पर्ची फ़ीस 50 रुपये होनी चाहिए। कितने दिन में मरीज़ आते हैं, आप उस रेवेन्यू को उन्हीं के लिए इस्तेमाल करें और आपके बेशुमार मसाइल हल हो जाते हैं। अब ये हेल्थ कार्ड है, ये 100% फ्री है, बिल्कुल 100% फ्री नहीं होना चाहिए। आप देखें ग्रेड 17 के लोग हैं, ग्रेड 16 के लोग हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं, जिनकी तनख्वाहें हज़ारों में हैं। हर बंदा उस फैसिलिटी को उसी तरह इस्तेमाल कर रहा है। इसकी कैटेगरीज होनी चाहिए। मतलब आप ये अनाउंस करें कि जी टोटल बजट का 2/3 हुकूमत बर्दाश्त करेगी, 1/3 आप बर्दाश्त करेंगे। फिर क्या होगा, अनडू सर्जरीज ख़त्म हो जाएंगी,
राइट। बिला ज़रूरत जो ऑपरेशन हो रहे हैं, खत्म। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अब इस टाइम एक काम हो रहा है। पिछले दिनों एक अखबार का किसी ने एक तराशा भी शेयर किया हुआ था कि किसी जगह पे एक गांव के अंदर पता नहीं कितने हज़ारों अपेंडिक्स ऑपरेट हो गई हैं। अच्छा, गांव के अंदर? गांव के एक था, अब जाहिर है उसके करीब कोई अस्पताल होगा, वहाँ पे किसी सर्जन ने कर दी हैं। अब कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है इन चीज़ों का। आप अगर जाते हैं, आपका ऑपरेशन हो जाता है, अब उसकी आपको ज़रूरत थी या नहीं थी, चूँकि वो मुफ्त हो रहा है, आप जाके धड़ाधड़ करवा रहे हैं, सर्जन को, हॉस्पिटल को बेनिफिट हो रहा है, वो कर रहे हैं। दूसरा इसके अंदर प्रॉब्लम क्या आ रहा है अनडू सर्जरीज के अलावा, कि एक लिमिटेड बजट मिलता है अस्पताल को और सर्जन को। उसमें क्या होता है कि अब उन्होंने उस लिमिटेड बजट में अखराजात भी करने हैं और बचत भी करनी है। फिर क्या होती है कि जो मटेरियल यूज़ होता है उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अब एक मरीज़ को एंटीबायोटिक मिल रही है, एक एंटीबायोटिक जो है वो 1600 रुपये की है और एक एंटीबायोटिक जो है वो 600 रुपये की है। इनमें फ़र्क है। एक इंस्ट्रूमेंट, एक हम टांका लगाते हैं वो 200 रुपये का है और एक 1800 रुपये का है, इनमें फ़र्क है। कॉम्प्रोमाइज्ड मटेरियल यूज़ हो रहा है, उससे क्या नुकसान हो रहा है? लॉन्ग टर्म पेशेंट के ज़ख्म ख़राब हो रहे हैं, मरीज़ों के ऑपरेशंस ख़राब हो रहे हैं, उनको कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ रही हैं। इन सब चीज़ों का कोई हल होना चाहिए, इस पे कोई पॉलिसी बनानी चाहिए इस प्रोजेक्ट के अंदर, और इसको कन्वर्ट करना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस टाइप प्रोजेक्ट पे। जिन लोगों की तनख्वाहें, आप लेट्स सपोज एक बड़ा अच्छा एक ऑप्शन है कि आप कहें कि जी एक बंदे की तनख्वाह 1 लाख रुपए है, तो वो हर महीने अपनी तनख्वाह में से 1000 रुपया देगा। सही, तो बहुत अच्छा है ये। जिसकी तनख्वाह 50,000 है वो 500 रुपया देगा। कुछ प्रोजेक्ट तो कोई आप रेवेन्यू जनरेट करने का सिलसिला रखें ना। 100% जब फ्री होती हैं चीज़ें तो फिर हर तरफ कोई रजिस्ट्रेशन फीस रख दें आप, जब पेशेंट रजिस्टर होने जाएगा वो 100 रुपया देगा। 100, बिल्कुल। फिर ये चीज़ें कम हो जाएगी। किसी भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट हो, उसको हम या तो टोटल अच्छा समझते हैं या टोटल बुरा समझते हैं। मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं जब उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद वो जाहिर होती हैं तो उनको भी एड्रेस किया जाना चाहिए और उनको हल किया जाना चाहिए।